एंजाइम। एंजाइम एक बड़ा वाला बायोमोलिक्यूल है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होता है और ये एसिड इनसॉल्युबल यानी रिटेंटेट के अंदर मिलेगा। तो अगर किसी टिश्यू से एंजाइम्स को तुम बाहर निकालना चाहते हो, एक्टिव फॉर्म में निकालना चाहते हो, तो टिश्यू को किसमें ग्राइंड करोगे ना? बफर सॉल्यूशन में। किसमें? बफर सॉल्यूशन में। टिश्यू को पीसेंगे बफर सॉल्यूशन में, तो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। एंजाइम एक्टिव फॉर्म में बाहर निकल आते हैं। आयंस और बायोमोलिक्यूल्स को निकालने के लिए टिश्यू को पीसा जाता है, वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, लेकिन यहां बफर में। तो एंजाइम शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लगभग दुनिया के सभी एंजाइम प्रोटीन से, एक आध को छोड़ के। कुछ एंजाइम से न्यूक्लिक एसिड भी हैं, कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड भी हैं, यानी आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ एंजाइम न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। आरएनए के मॉलिक्यूल भी एंजाइम की तरह काम करते हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ। उन्हें राइबोजाइम कहते हैं। जैसे 23S राइबोसोमल आरएनए एक राइबोजाइम है। 23S राइबोसोमल आरएनए ये होता कहां है? ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट में होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी 70S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट यानी 50S में होता है, और डिटेल में आगे बताएंगे इसके बारे में। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर जो 23S राइबोसोमल आरएनए है, वो एंजाइम की तरह काम करता है, यानी न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं। इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? तो 99% तो एंजाइम प्रोटीन से ही बने हैं, बाकी 1-2% एंजाइम न्यूक्लिक एसिड से बने हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड से बने। जैसे 23S राइबोसोमल आरएनए एक एंजाइम है, ये एक आरएनए का मॉलिक्यूल एंजाइम की तरह काम कर रहा, ये एक राइबोजाइम है। An enzyme like any protein has a primary structure। बाकी सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हैं। बाकी प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी क्या पाया जाता है? बाकी प्रोटीन की तरह एंजाइम में प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन, लाइन से अमाइनो एसिड जुड़ करके बनाते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। कल बताया था, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के लाइन से जुड़ने से बनता है। An enzyme like any protein has secondary and tertiary structure। एंजाइम में प्राइमरी स्ट्रक्चर तो होता ही होता है, बाकी प्रोटीन की तरह इसमें सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो बाकी प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन से बने हैं। एंजाइम का प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से बना, लाइन से अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और बन जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर उसकी फोल्डिंग से बना सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हुआ, फिर प्रोटीन की चेन अपने ऊपर फोल्ड होने लग जा रही है। टर्चरी स्ट्रक्चर बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से स्टेबलाइज हुआ। तो बाकी प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी पाए जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। जब एंजाइम का टर्चरी स्ट्रक्चर बनता है तो बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन, ये प्रोटीन चेन का जो मेन स्ट्रक्चर है उसे बैकबोन कहते हैं। या सिंपल बोलोगे, ये प्रोटीन चेन अपने ऊपर फोल्ड होने लगती है। टर्चरी स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था? ये प्रोटीन चेन अपने ऊपर ही फोल्ड होने लग जाती है, हॉलो वूलन बॉल, खोखली ऊन की गेंद जैसी। तो कह रहा है इन द टर्चरी स्ट्रक्चर द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन कैन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ। ये प्रोटीन की जो बैकबोन है या मेन स्ट्रक्चर या प्रोटीन की चेन कह लो, ये अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाती है, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। द चेन क्रिस क्रॉसेस, बार बार ऐसे फोल्ड हो रही, कभी इधर कभी इधर, जैसे ऊन की बॉल बनाते हैं, कभी इधर ऊन लपेट रहे, कभी इधर ऊन लपेट रहे, कभी इधर। तो ये क्रिस क्रॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने ऊपर बार बार ऐसे फोल्ड हो रही है, क्रिस क्रॉस कर रही है।
ऐसा करने से कुछ दरारें बन जाती हैं। जब एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है तो प्रोटीन की चेन अपने ऊपर फोल्ड होने लगती है। ऐसा फोल्ड होने से कुछ दरारें या पॉकेट्स बन जाते हैं। ऐसा करने से कुछ दरारें या पॉकेट्स बन जाते हैं। ऐसी एक दरार को एक्टिव साइट कहा जाता है। ऐसी एक दरार को हम क्या बोल देते हैं? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती? मान लो ये एंजाइम है, ये है एंजाइम की एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एक तरह की दरार है, एक तरह की पॉकेट है। यहां पर आके के कौन फिट हो जाता है? यहां पर आके सबस्ट्रेट फिट होता है। कौन फिट हो गया? एक्टिव साइट वो एक क्रेवाइस होती है, एक दरार होती है जिसपे आके फिट हो जाता है सबस्ट्रेट। ये एंजाइम है। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए क्रेवाइस और पॉकेट। एक्टिव साइट एंजाइम की एक क्रेवाइस यानी एक पॉकेट है, एक दरार जैसी है, इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स, जिसमें सबस्ट्रेट आके फिट हो जाता है। एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट ए हायर रेट। एंजाइम एक्टिव साइट की मदद से रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। रिएक्शन जो कि धीमे चल रही है इसको तेज कर देता है। तो इतना याद करिए, जनरल एंजाइम का हो गया। एंजाइम का मतलब ही क्या होता है? एन का मतलब इनसाइड, जाइम का मतलब ईस्ट होता है। एंजाइम की डिस्कवरी ईस्ट में हुई है, ईस्ट। एन का मतलब इन, जाइम का मतलब ईस्ट। वो केमिकल जो ईस्ट में पाए जाते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम की खोज ईस्ट में ही हुई है, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं एंजाइम। तो लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन से बने हैं। कुछ एंजाइम्स को छोड़ करके जो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बने हैं, इन्हें राइबोजाइम कहते हैं। जैसे 23S राइबोसोमल आरएनए जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट के अंदर रहता है। ज्यादातर एंजाइम तो प्रोटीन के हैं, बाकी प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। जब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है तो प्रोटीन चेन अपने ऊपर फोल्ड होने लग जाती है, कुछ क्रेवाइसेस यानी पॉकेट्स बना लेती है, और ऐसी एक पॉकेट कहलाती है, क्रेवाइस एक दरार कहलाती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एक दरार जैसी, इसमें जाके सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। एंजाइम एक्टिव साइट की मदद से रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। अब एनसीईआरटी ने यहां पर एंजाइम की 6 क्वालिटीज दी हैं। एनसीईआरटी ने एंजाइम की 6 क्वालिटीज दी हैं, उनको जरा कायदे से समझना। हमने नंबर भी डाल दिए हैं, ये देख रहे हो ना, 1 से लेकर के 6 तक। ये 6 क्वालिटीज एंजाइम की पढ़ते हैं। देखो, दुनिया में 2 तरह के कैटालिस्ट होते हैं। एक एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक है, और जो हम लोग केमिस्ट्री की लैब में यूज करते हैं, ध्यान से सुनो, कुछ कैटालिस्ट हम लोग केमिस्ट्री की लैब में भी यूज करते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे KMnO4, तुम केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन कराते होगे, KMnO4 की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में कराते होगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, लेड की प्रेजेंस में कराते होगे, लेड PB। तो ये सब इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है। सब क्या है? एक तो एंजाइम होते हैं ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेड, ये सब इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है। सब क्या है? तो दुनिया में 2 तरह के कैटालिस्ट है। एंजाइम किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है। एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मेनी वेज। एंजाइम कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से कई मायनों में भिन्न होते हैं, कई मायनों में अलग होते हैं। यानी ऑर्गेनिक कैटालिस्ट ऑर्गेनिक कैटालिस्ट यानी एंजाइम्स इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से अलग तरह के होते हैं। दोनों में काफी अंतर होता है। क्या अंतर होता है? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बहुत बढ़िया से काम करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट और बढ़िया काम करते हैं। लेकिन एंजाइम जो कि ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो तो नष्ट होने लग जाते हैं, while enzyme get damaged at high temperature से अबाउट 40 डिग्री। यानी एंजाइम जो कि ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है वो अधिक टेम्परेचर से खराब हो जाते हैं,
40 के ऊपर टेम्परेचर होने से वो डीनेचर होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो कौन से कैटालिस्ट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं और बढ़िया काम करते हैं? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, जैसे लेड, बहुत सारे हैं। लेकिन एक एंजाइम ऐसा हमने ढूंढा है जो हाई टेम्परेचर से खराब नहीं होता, उसको भी अलग से पढ़ लो। एक एंजाइम को छोड़ करके, कौन सा एंजाइम है? एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। एक एंजाइम एक ऑर्गेनिज्म से निकाला गया, इस बैक्टीरिया से। इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये बैक्टीरिया अधिक तापमान में रहता है, ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रहता है, जैसे हॉट वेंट्स में रहता है और सल्फर स्प्रिंग में रहता है। हॉट वेंट्स कहां होते हैं? ये समुद्र के तल पे होते हैं, समुद्र के तल पे होते हैं। यहां पर ज्वालामुखी वोल्केनो होते हैं, यहां पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। वेंट्स कहते हैं समुद्र का तल, वेंट्स कहते हैं ऐसे इकोसिस्टम जो समुद्र के तल पे पाए जाते हैं, जहां पर वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी होते हैं, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर ये बैक्टीरिया रहता है, जिंदा रहता है। और सल्फर स्प्रिंग, ये होती है गर्म जलधाराएं। दुनिया में जाओगे ना, बहुत जगह तुम्हें पानी काफी गर्म मिलेगा, वहां पर गर्म जलधाराएं हैं, ये सल्फर स्प्रिंग्स हैं, इनमें भी पानी खौलता है। बियर गिल्स आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, वो कई जगह पे पानी दिखा रहा है, खौल रहा है यहां पे पानी, तो अपनी कई चीजें उसमें खौलते पानी में पका लेता है वो। नेचर में ऐसे मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रहता है? उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। बहुत ज्यादा टेम्परेचर जैसे हॉट वेंट्स और ये सल्फर स्प्रिंग्स में रहता है। आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर। इस बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम है वो स्टेबल रहता है, खराब नहीं होता और अपनी कैटालिटिक पावर को बनाए रखता है एट अ हाई टेम्परेचर, यानी 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ज्यादातर एंजाइम हाई टेम्परेचर से खराब हो जाते हैं, एक एंजाइम को छोड़ करके। कौन सा एंजाइम दिख रहा है यहां पर? इस एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। इस एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। यह एंजाइम कहां से निकाला गया है? यह एंजाइम निकाला गया है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। यह बैक्टीरिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रहता है, ये हॉट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग में रहता है बैक्टीरिया, और ये एंजाइम स्टेबल रहता है। टैग पॉलीमरेज एंजाइम हाई टेम्परेचर पे डीनेचर नहीं होता एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर। ये अपनी कैटालिटिक पावर को भी बनाए रखता है। कितने टेम्परेचर पर? इवन एट हाई टेम्परेचर 80 से। तो सारे एंजाइम तो खराब हो जाते हैं 40 के ऊपर, एक खराब नहीं होता। कौन सा? नाम लिख लेना, टैग पॉलीमरेज। इस बैक्टीरिया के अंदर से निकाला गया। तो पहली क्वालिटी हो गई एंजाइम का तुलना हमने की, एंजाइम यानी ऑर्गेनिक कैटालिस्ट की तुलना की इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से। तो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट या और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट में काफी अंतर होता है, कई मायनों में भिन्न होते हैं। वो कैटालिस्ट जो अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर पर बढ़िया से काम करते हैं वो इनऑर्गेनिक वाले हैं। ऑर्गेनिक कैटालिस्ट यानी एंजाइम 40 के ऊपर खराब होने लगते हैं, एक एंजाइम को छोड़ के, टैग पॉलीमरेज। दूसरा और नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इनमें दो तरह के बदलाव होते हैं। केमिकल कंपाउंड्स में दो तरह के बदलाव होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक पदार्थों में दो तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, भौतिक बदलाव और रासायनिक बदलाव, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में बदल जाता है, लेकिन कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं टूटते, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। केवल अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल गई और पानी में बदल गई। बर्फ तो सॉलिड थी, पानी तो लिक्विड है, यानी सॉलिड स्टेट किसमें बदल गया? लिक्विड स्टेट में। अवस्था परिवर्तन तो हुआ लेकिन बॉन्ड्स नहीं टूटे, कोई बॉन्ड्स ना बनते ना टूटते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या होता है?
फिजिकल चेंज सिंपली शेप, आकार में परिवर्तन है। बर्फ का पानी में पिघल जाना, आकार बदल गया। यहां कोई बॉन्ड्स वगैरह टूटते नहीं है। देयर इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की अवस्था परिवर्तन होता है, यानी आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। आइस क्या हो गया? आइस सॉलिड है, बर्फ सॉलिड है, वाटर, बर्फ सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। तो बर्फ का घुल करके पानी में बदल जाना, यह फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? बर्फ का पिघल के पानी में बदल जाना यह फिजिकल चेंज है। केवल अवस्था परिवर्तन हुआ है, केवल इस स्टेट ऑफ मैटर में चेंज आया। आइस मतलब सॉलिड, वाटर मतलब लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में बदल गया और कोई भी बॉन्ड्स नहीं टूटे, कोई भी बॉन्ड्स। तो एक ऐसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। तो केमिकल कंपाउंड्स में दो तरह के बदलाव होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में एक एग्जांपल और दे रखा है, वाटर बिकम्स वेपर। वाटर लिक्विड है, वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो ये वेपर भाप में बदल जाता है। भाप मतलब गैस, वेपर मतलब गैस। वाटर को हीट किया, पानी को, पानी लिक्विड है, और ये गर्म होके वेपर में बदल गया, वाष्प में, वाष्प हो गया गैस। तो यहां पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, कोई भी बॉन्ड नहीं टूटे, कोई भी बॉन्ड। कैसा बदलाव है? फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इनमें बॉन्ड्स टूटते भी हैं और बॉन्ड्स बनते भी हैं। बॉन्ड्स आर ब्रोकन और न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इनमें बॉन्ड्स टूटते भी हैं, ब्रोकन टूटना, और न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नए बॉन्ड्स बनते भी हैं। केमिकल चेंज को हमने क्या कहा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम सल्फेट का बनना, यह इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। और स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज का बनना ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। स्टार्च के टूटने से ग्लूकोज का बनना, यह ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम सल्फेट का बनना इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज का बनना ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो अभी दो प्रॉपर्टीज पढ़ी एंजाइम की। कौन से कैटलिस्ट दुनिया में कितने तरह के? दो तरह के। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट यानी एंजाइम, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जैसे लेड। दोनों में काफी अंतर है। वो कैटलिस्ट जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर एफिशिएंटली काम करते हैं बढ़िया से, वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। एंजाइम कैटलिस्ट अधिक टेम्परेचर से खराब होने लगते हैं 40 के ऊपर, एक एंजाइम को छोड़ करके, टैग पॉलीमरेज। कौन सा? टैग पॉलीमरेज। फिर दूसरा, केमिकल कंपाउंड्स में दो तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई बॉन्ड ना टूटते हैं ना बॉन्ड बनते हैं, केवल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होता है। सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, जैसे बर्फ पिघल के पानी में बदल गई, या पानी गर्म होके वाष्प में बदल गया। ये दोनों ही कैसे बदलाव है? ये फिजिकल चेंज। कोई बॉन्ड नहीं टूट रहे, केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा। केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इनमें बॉन्ड्स टूटते भी हैं, नए बॉन्ड्स बनते भी हैं। केमिकल रिएक्शन दो प्रकार की होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम सल्फेट का बनना इनऑर्गेनिक है, और स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज का बनना ऑर्गेनिक। तीसरी प्रॉपर्टी एंजाइम की देखते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट को किसमें बदल देते हैं? प्रोडक्ट में। एक निश्चित समय में कितना प्रोडक्ट बनता है उसे रेट कहते हैं। एक निश्चित समय में जितना प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, एक घंटे में कितना सबस्ट्रेट बना, ये रेट हो गई। रेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। रेट क्या हो गई? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी हो गया, पी हो गया प्रोडक्ट, टी हो गया टाइम। एक निश्चित समय में कितना प्रोडक्ट तैयार हुआ, इसे रेट कहते हैं। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। इस रेट को वेलोसिटी हम कह सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रिएक्शन किस दिशा में चल रही। अरे जब डायरेक्शन दे दिया तो स्केलर की जगह वेक्टर हो जाएगा, ये सब जानते ही हो तुम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर होती है। यहां पर दिशा भी बतानी पड़ती है।
ठीक, ये सब जानते हो। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, रेट को वेलोसिटी कह सकते हैं इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाई कर रखा ये रिएक्शन इस दिशा में चल रही है। द रेट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। देखो एंजाइम कितने में काम करते हैं, एंजाइम बहुत बढ़िया से काम करते हैं 0 से 40 के बीच में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में एंजाइम्स काम करते हैं। 0 से कम पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं और 40 से ज्यादा पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। हम लोग अपना खाना फ्रिज में क्यों रखते हैं? फ्रिज के अंदर टेम्परेचर 0 से कम है, तो अगर हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया भी हैं तो उनके एंजाइम क्या होंगे? इनएक्टिव हो जाएंगे। खाना हमारा सुरक्षित है, बैक्टीरिया सड़ा नहीं पाएंगे। खाने के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, खाने में बैक्टीरिया है, अगर उनको खाने को फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में टेम्परेचर कम है 0 से कम, तो बैक्टीरिया के एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, खाना सुरक्षित है। 40 के ऊपर जब बुखार चढ़ जाता है ना 104 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइफाइड वगैरह में 40 डिग्री के आसपास अगर शरीर में पहुंच गया तो लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्जिंग करो, गीली पट्टी लगाओ, सर पे रखो, पूरा शरीर गीले कपड़े से पोंछो। ऐसा क्यों कहते हैं? पूरा शरीर गीले कपड़े से पोंछो इसलिए कहा जाता है कि अगर तापमान अगर 40 के आसपास पहुंच गया शरीर का, तो हमारी बॉडी के सारे एंजाइम और प्रोटीन नष्ट हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। दिमाग के प्रोटीन खराब हो गए, एंजाइम खराब हो गए, दिमाग खराब हो जाएगा। सर पे पट्टी लगाओ। बहुत अच्छे डॉक्टर तो कहते सीधे नहला दो जाकर के, अरे निमोनिया हो, जुकाम हो जाएगा, जुकाम का इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर डैमेज हो गया दिमाग वगैरह, प्रोटीन वगैरह नष्ट हो गई 40 के ऊपर, उनको रिकवर नहीं कर पाएंगे फिर दोबारा। तो इसीलिए कभी भी किसी को बुखार हो, बच्चा कितना भी मासूम हो, कितना भी आपका दुलारा हो, आप उसके शरीर को गीले कपड़े से जरूर पोंछ देना। बर्फ के कपड़े से मत पोंछो, लेकिन नॉर्मल गीले कपड़े से तो पोंछ ही सकते हो, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। वहां पे प्यार मत दिखाने लग जाना। तो हर डिग्री टेम्परेचर, इधर देखो, हर 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर क्या हो रहा है? मान लो रेट ऑफ रिएक्शन तुमने निकाली, कितने में निकाली? रेट ऑफ रिएक्शन निकाली तुमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आई ए। फिर रेट निकाली 10 डिग्री, हर 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर रेट कितनी हो गई? डबल हो जाती, 2 है। लेकिन ध्यान रखना ये 40 तक चलेगा कार्यक्रम, 40 के ऊपर तो एंजाइम ही खराब हो जाएगा। 0 से 40 के बीच में बढ़ाना 10 डिग्री। तो कह रहा द रेट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर रेट डबल हो जाती है। अभी तुम रेट निकालो 10 डिग्री पर और फिर 20 डिग्री पर निकालो तो दुगनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हर 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट डबल हो जाती है। और उल्टा कर दो, 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर दो तो रेट आधी हो जाएगी। द रेट बिकम्स हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री डिक्रीज इन टेम्परेचर। और एक रेट निकाली 10 डिग्री पर, फिर तुमने रेट निकाली 0 पे, तो रेट आधी हो जाएगी। टेम्परेचर हर 10 डिग्री टेम्परेचर कम करने पर रेट आधी हो रही है और 10 डिग्री बढ़ाने पर टेम्परेचर डबल हो रही है। लेकिन ध्यान रखना इसी रेंज के अंदर होना चाहिए सब। तो ये भी हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक निश्चित समय में जितना प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। रेट को हम लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। पी हो गया प्रोडक्ट, टी हो गया टाइम। रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन भी दे रखी हो। हर 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेट डबल हो जाती है और 10 डिग्री कम करने पर रेट आधी हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टी देखो, कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट हायर रेट देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन अनकैटालाइज्ड की तुलना में तेज गति से चलती है। कौन सी रिएक्शन तेज गति से चलती है, कैटालाइज्ड या अनकैटालाइज्ड? कैटालाइज्ड रिएक्शन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन की तुलना में तेज गति से चलती हैं। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ये रिएक्शन H2O प्लस CO2 बना H2CO3। अगर ये एंजाइम नहीं है, अनकैटालाइज्ड है, कैटालिस्ट नहीं है, एंजाइम नहीं है, अगर कैटालिस्ट या एंजाइम नहीं है तो 200 मॉलिक्यूल बनते हैं H2CO3 के 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मॉलिक्यूल बने H2CO3 के? बिना एंजाइम के, बिना कैटालिस्ट के 200। अगर तुमने ये एंजाइम यूज कर लिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड
6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गया। तो कैटालाइज रिएक्शन अनकैटालाइज की तुलना में बहुत तेज गति से चलती हैं। ये वाली रिएक्शन है H2O प्लस CO2 बना H2CO3, ये बिना एंजाइम के भी होता है। ये रिएक्शन बिना एंजाइम के भी चलती है, लेकिन बिना एंजाइम के इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम द रिएक्शन इज वेरी स्लो। रिएक्शन बहुत धीमी गति से चलती है विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। H2CO3 के केवल 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। सेकेंड है, ध्यान रखना, प्रति सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं H2CO3। और इत्तेफाक से दुनिया का सबसे तेज एंजाइम है। लिख लेना कहीं, फास्टेस्ट एंजाइम नोन, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। दुनिया का सबसे तेज एंजाइम है ये। इसके बराबर ही लगभग एक और है कैटालेज। कैटालेज भी तेज होता है, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम है। तो ब्रैकेट में फास्टेस्ट एंजाइम है ये। तो चौथी प्रॉपर्टी हो गई, कैटालाइज रिएक्शन अनकैटालाइज की तुलना में तेज गति से चलती हैं। बिना एंजाइम के H2CO3 के 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 1 आवर, 1 घंटे में, और एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। फिर आओ नेक्स्ट, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। ईच एंजाइम कैटालाइजेस स्पेसिफिक रिएक्शन। हर एक रिएक्शन का एंजाइम अलग अलग है। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं, और वहां पे 10 तरह के एंजाइम चाहिए। तो हर एक स्टेप पर अलग एंजाइम चाहिए। हर एक रिएक्शन का एंजाइम अलग होता है, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस में 10 एंजाइम कैटालाइज स्टेप्स होते हैं, 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है, और 10 तरह के एंजाइम चाहिए। तो हर एक रिएक्शन का एंजाइम अलग अलग होता है। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक है। ईच एंजाइम कैटालाइजेस स्पेसिफिक रिएक्शन। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ईच कैटालाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। कहता है कि हजारों तरह के एंजाइम है, और हर एक एंजाइम यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करता है। यानी कि हर एक रिएक्शन के लिए अलग एंजाइम चाहिए, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक है। जैसे यहां पर ग्लाइकोलाइसिस दे रखी है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड। ऐसे तुमने पढ़ा होगा, ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस, इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे, इसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल जाता है। कौन कितनी रिएक्शन होती हैं? 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। 10 विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, और हर एक रिएक्शन का एंजाइम अलग अलग होता है, क्योंकि एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। अब ऐसे समझो, सुक्रोज है, सुक्रोज को कौन तोड़ पाएगा? सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज है। क्या है? सुक्रेज है। ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा। तो तुम ये बताओ कि सुक्रोज को सुक्रेज तो तोड़ पा रहा है, क्या माल्टेज तोड़ पाएगा? ना, माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा, माल्टेज सुक्रोज को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हर एक रिएक्शन का एंजाइम स्पेसिफिक होता, अलग होता है। तो हमारी बॉडी में हजारों चलती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, बहुत सारी चलती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और हर एक रिएक्शन का एंजाइम अलग होता है, एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 10 विभिन्न प्रकार की एंजाइम कैटालाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शन है, और 10 के एंजाइम अलग अलग हैं, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम सुक्रोज को सुक्रेज ही तोड़ेगा, माल्टेज नहीं तोड़ सकता, माल्टेज नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एंजाइम स्पेसिफिक है। लास्ट पॉइंट, एंजाइम की लास्ट प्रॉपर्टी, अंडर डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म।
अगर कंडीशंस बदल दी जाए तो प्रोडक्ट बदल जाते हैं, अगर कंडीशंस बदल दी जाए तो प्रोडक्ट बदल जाते हैं। इधर देखो, सबस्ट्रेट सेम है, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, सबस्ट्रेट सेम है, क्या बदल दिया? कंडीशंस, कंडीशंस बदल दी। इधर एरोबिक कंडीशन है, इधर एनारोबिक कंडीशन है, और इधर ईस्ट है। सबस्ट्रेट सेम है, केवल क्या बदल दिया? तो देखो बदल गया प्रोडक्ट। ग्लूकोज एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनाता है, एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनाता है हमारी मांसपेशियों में, और अगर ग्लूकोज ईस्ट में है तो इथेनॉल यानी अल्कोहल बनाता है, इथाइल अल्कोहल। तो सबस्ट्रेट सेम है, केवल क्या बदल दिया तुमने? कंडीशंस बदल दी, एरोबिक, एनारोबिक और ईस्ट। कंडीशंस बदल देने से प्रोडक्ट बदल जाता है। ग्लूकोज एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बनाता है, ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनाता है हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर, और ग्लूकोज ईस्ट में है तो ये इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल बनाता है। तो कंडीशंस बदल देने से प्रोडक्ट बदल जाता है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, द सेम पाथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड बदलता है, एरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज बदल जाता है पायरुविक एसिड में, और अगर यही ईस्ट ग्लूकोज में है, एरोबिक में ग्लूकोज बना पायरुविक एसिड में, ईस्ट में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल में। तो कंडीशन बदल जाने से प्रोडक्ट बदल जाता है। अब 6 हेडिंग है, हमने 6 एनसीईआरटी का है प्योर एकदम। एंजाइम कैटालिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट आर डिफरेंट इन सो मेनी वेज, पहला था हेडिंग। दूसरी हेडिंग, केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट हायर रेट्स देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन तेज चलती हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन, अंडर डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी के 2 पेज में है सब। चलो हम आगे देखते हैं। क्लास में तो हम याद ही करा देते हैं पूरा एकदम, लेकिन उतना टाइम कहां है यहां पर। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं, इस केमिकल कन्वर्जन की दर को कैसे बढ़ा देते हैं। अरे H2CO3 के 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पर सेकेंड, तो एंजाइम कैसे कर पाते हैं ऐसा? तो ये आ गया एंजाइम काइनेटिक्स, इसको बोलते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। और यहां से सवाल अगर एग्जामिनर ने नहीं पूछा तो वो नालायक है। यहां से सवाल आने, 2 ग्राफ है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। एंजाइम केमिकल रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ाते हैं? द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। वो केमिकल जो प्रोडक्ट में बदल जाता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन, एंजाइम्स प्रोटीन होती हैं विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एंजाइम में टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, तभी एंजाइम बायोलॉजिकली एक्टिव होंगे। जब तक ये टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं प्राप्त होगा तब तक एक्टिव कहां होते हैं? तो एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल होता है। एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल है, और एक्टिव साइड भी 3 डायमेंशनल होती है, इंक्लूडिंग इन एक्टिव साइड। एंजाइम की एक्टिव साइड भी 3 डायमेंशनल है। तो वो केमिकल जो प्रोडक्ट में बदल जाता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम 99% एंजाइम प्रोटीन से बने हैं। बाकी प्रोटीन की तरह एंजाइम में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है और उसकी एक्टिव साइड भी 3 डायमेंशनल होती है। एक्टिव साइड भी 3 डायमेंशनल है, ये ध्यान रखना। एंजाइम कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है। चलो हम ग्राफ से तुमको समझाते हैं। पहले ये ग्राफ समझ लिया तो समझ लो, मजा आ जाएगा। ये कहां गया जरा, ये
ये ग्राफ यहां गलती से आ गया, उधर जाना था तो सही करना पड़ेगा। ये ग्राफ यहां का नहीं है, यहां पर दूसरा ग्राफ पेस्ट होना था, ये पेस्ट ही हो गया। चलो, इधर एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ को समझना है बिल्कुल इजी तरीके से। इधर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ऐसे चल रही है, रिएक्शन ऐसे चल रही है मतलब इधर सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन के चलने की दिशा है ये, तो दिशा है तो वेलोसिटी भी हो गया, ये दिशा दे रखी है। सबस्ट्रेट किसमें बदल रहा है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इस दिशा में प्रोग्रेस कर रही है। इधर है पोटेंशियल एनर्जी, इधर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है। अब जरा समझना, एंजाइम, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट की ओर डिफ्यूज करता है। चलो एक दो तीन बातें पहले सीखो। पहले इधर है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इतनी है। प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इतनी है। तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या प्रोडक्ट की, बताओ। सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो यानी जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला तो कुछ एनर्जी निकलेगी, एनर्जी खत्म तो होती नहीं। अरे सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ एनर्जी खत्म तो होगी नहीं, तो एनर्जी कुछ बाहर निकलेगी, क्योंकि यहां कम एनर्जी यहां ज्यादा है। तो जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला तो कुछ एनर्जी निकली, ये एक्सोथर्मिक है। तो ये ग्राफ किस रिएक्शन का है, ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकलना मतलब एक्सोथर्मिक। तो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक, इसको हम उल्टा बना दे, अगर इसी ग्राफ को हम ऐसे बना दे तो क्या होगा, ये है सबस्ट्रेट और ये है प्रोडक्ट। तो यहां पर सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा ही नहीं, तो बाहर से इसको गर्म करना पड़ेगा, हीट एनर्जी बाहर से, तो टेस्ट ट्यूब में लेकर के गर्म करना पड़ेगा स्पिट लैंप पे, तभी रिएक्शन होगी। सबस्ट्रेट तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जब बाहर से हीट देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी, क्योंकि सबस्ट्रेट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा। तो ये ग्राफ कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एनर्जी इसको देनी पड़ रही है। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला किसका है, इसमें सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो यानी जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदला तो कुछ एनर्जी बाहर निकली, निकली मतलब एक्सोथर्मिक। क्या है ये, तो एक बात समझ, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है। ये ग्राफ कौन सी रिएक्शन का है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब देखो, इसको भूलो। एंजाइम की एक्टिव साइट की तरफ सबस्ट्रेट डिफ्यूज करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट की तरफ डिफ्यूज करता है, ये एक्टिव साइट से चिपक जाता है। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट की ओर डिफ्यूज करता है और ये जाकर के एंजाइम की एक्टिव साइट से चिपक जाता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना नेसेसरी, इसेंशियल है, हर एक रिएक्शन में होगा, लेकिन कुछ देर के लिए होता है, ट्रांजिएंट है। तो इसका बनना इसेंशियल है, जरूरी है, हर एक रिएक्शन में बनेगा, लेकिन कुछ समय के लिए बनेगा, ट्रांजिएंट है। कैसा है, ट्रांजिएंट का मतलब कुछ समय के लिए। तो हर एक रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कुछ समय के लिए बनेगा, इसेंशियल बट ट्रांजिएंट। यह है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यहां पर है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट की तरफ डिफ्यूज किया और क्या बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है, लेकिन कुछ समय के लिए बनेगा, ट्रांजिएंट फिनोमेना है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां से लेकर के यहां तक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब करेगा क्या ये एंजाइम, अगर ये एक सबस्ट्रेट है, सिंगल है, तो इसको तोड़ेगा। क्या करेगा,
तोड़ेगा, और यदि एंजाइम की एक्टिव साइट पर दो सबस्ट्रेट चिपक गए हैं तो उनको जोड़ेगा। क्या करेगा? जोड़ेगा। एक सबस्ट्रेट है तो तोड़ेगा, और दो हैं एक्टिव साइट पर, दो हैं तो जोड़ेगा। सबस्ट्रेट एंजाइम को धीरे 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 एंजाइम सबस्ट्रेट को धीरे 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 प्रोडक्ट में बदल देता, और खुद बिना बदले हुए अलग हो जाता और जाकर दूसरे सबस्ट्रेट से चिपक जाता। फिर से देखो, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर डिफ्यूज किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है, लेकिन कुछ समय के लिए बनता है, ट्रांजिएंट है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से चिपक गया है तो ये ना सबस्ट्रेट रहा और ना ही अभी ये प्रोडक्ट में बदला है। ये ना सबस्ट्रेट अब रह गया और ना ही ये प्रोडक्ट में बदला है, क्योंकि एंजाइम से चिपक चुका है। सबस्ट्रेट जब एंजाइम से चिपक जाता है तो ये ना सबस्ट्रेट रहा और ना ही अभी प्रोडक्ट में बदला है। सबस्ट्रेट को एक नया स्ट्रक्चर मिल गया है। सबस्ट्रेट को एक नया स्ट्रक्चर मिल गया है, इसे टीएसएस कहते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। इसको क्या कह दिया? बीच की अवस्था, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को तुम टीएसएस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? तो जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से चिपक गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, अब ये सबस्ट्रेट नहीं रहा और ना ही अभी ये प्रोडक्ट में बदला है, बीच की अवस्था पे आ गया है। ना ये सबस्ट्रेट है ना ये प्रोडक्ट है। इस बीच वाली स्टेज को कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर, बीच की अवस्था। अब एंजाइम करेगा क्या? अगर एक सबस्ट्रेट है तो इसको तोड़ेगा, इसके बॉन्ड्स, और एक्टिव साइट पे दो सबस्ट्रेट चिपका हुआ है तो उनके बॉन्ड्स को जोड़ेगा। जैसे रुबिस्को की एक्टिव साइट पर CO2 भी चिपका है और RuBP भी चिपका है, तो दो सबस्ट्रेट चिपका है तो जोड़ेगा। तो एंजाइम धीरे 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 सबस्ट्रेट को बदल देता है प्रोडक्ट में और खुद अलग हो जाता बिना बदले हुए। एंजाइम पर कोई असर नहीं होता, बिना बदले हुए अलग हो गया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट को धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, इस बीच जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनको ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट कहते हैं। ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। एंजाइम धीरे धीरे सबस्ट्रेट को धीरे 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 प्रोडक्ट में बदल दिया, प्रोडक्ट आ गया। तो इस बीच जितनी भी अवस्थाएं आई हैं उनको कहते हैं ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स। क्या बोलते हैं? ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। तो यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी बीच की अवस्थाएं हैं, धीरे धीरे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है, ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को तुमने क्या कहा? ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल स्टेट, टीएसएस। और बीच की यहां से लेकर के यहां तक, इस ग्राफ में यहां से लेकर यहां तक सबस्ट्रेट धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदल रहा है, ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स। इस पूरी रिएक्शन के अंदर सब अनस्टेबल है, केवल दो चीजें स्टेबल हैं जो तुम्हें दिखाई पड़ेंगी रिएक्शन में, एक सबस्ट्रेट और एक प्रोडक्ट। ये भी अनस्टेबल है, टीएसएस भी, और एएसएस भी अनस्टेबल होता है। दोनों ही अनस्टेबल हैं, केवल दो चीजें स्टेबल हैं, सबस्ट्रेट और, क्योंकि ये रिएक्शन में दिखेंगे बनते हुए, ये दिखाई पड़ते हैं। अब जरा देखो एक चीज, सबसे ज्यादा एनर्जी जरा किसकी है बताओ? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा है, या कह लो टीएसएस की एनर्जी सबसे ज्यादा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या टीएसएस की एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसमें से तुम ये घटा दो सबस्ट्रेट की एनर्जी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में से सबस्ट्रेट की एनर्जी को घटा दो तो ये बचा, इसमें से ये घटा दो तो ये बचा, ये कहलाती एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या कहलाती है? तो एक्टिवेशन एनर्जी किस एनर्जी का डिफरेंस है? सबस्ट्रेट की एनर्जी और टीएसएस की एनर्जी का अंतर। उल्टा भी कह सकते हो, टीएसएस की एनर्जी और सबस्ट्रेट की एनर्जी का जो अंतर है, डिफरेंस, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है वो? एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर तुम देखो दो ग्राफ हैं, एक ग्राफ चल रहा है एंजाइम के साथ, ये एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम।
ऊपर वाला ग्राफ बिना एंजाइम के, ऊपर वाला ग्राफ किसके चल रहा है? बिना एंजाइम के, तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है, तो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं क्योंकि कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये काइनेटिक्स है। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। ये करते क्या? अर्हीनियस पढ़ोगे, अर्हीनियस इक्वेशन कहां पढ़ोगे मुझे नहीं मालूम, फिजिक्स केमिस्ट्री में वहां पढ़ोगे। एंजाइम करते क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में टकराव बढ़ा देते हैं, कोलिजन्स। एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन्स बढ़ा देते हैं, जिससे कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी, ये आएगा सवाल, अभी तक आ नहीं रहा, मैं कई बार कह रहा हूं कि आना चाहिए, कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं? आंसर ढूंढना, क्योंकि कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। या तो ये आएगा, या एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हो? किसमें से किसको घटाओगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या टीएसएस की एनर्जी में से सबस्ट्रेट की एनर्जी को घटा दो तो तुम्हें मिल जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये हो गया एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम किसी केमिकल की किसी रिएक्शन की, एंजाइम किसी रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ा देते हैं? क्योंकि कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कम कर देते हैं, अरे एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ इतनी सी, और बिना एंजाइम के अगर रिएक्शन चल रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं क्योंकि कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चलो एक बार पढ़ के फिर से समझा देंगे। सबस्ट्रेट डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट एक्टिव साइट की तरफ जाता है, विसरित होता है। इट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट जाके एक्टिव साइट से चिपक जाता है। एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ईएस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया या ईएस कॉम्प्लेक्स बन गया। ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ऑब्लिगेटरी, मस्ट, हर एक रिएक्शन में बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है, मस्ट, ऑलवेज। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमेशा बनेगा, हर एक रिएक्शन में बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट फॉर्मेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ऑब्लिगेटरी बट ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब कुछ समय के लिए बनेगा, लेकिन कुछ समय के लिए। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना ऑब्लिगेटरी है, मस्ट, और ये कुछ समय के लिए बनता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से चिपक गया तो ये ना सबस्ट्रेट रहा, ना ही अभी ये प्रोडक्ट में बदला है। जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम से चिपक गया तो अब ये सबस्ट्रेट नहीं कहलाएगा, ना ही अभी प्रोडक्ट में चेंज हुआ। सबस्ट्रेट को एक नया स्ट्रक्चर मिल गया, इसे टीएसएस कहते हैं। सबस्ट्रेट गेट्स अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से चिपक गया तो सबस्ट्रेट को एक नया स्ट्रक्चर मिल गया, इसको ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर या टीएसएस कहते हैं। अगर एक सबस्ट्रेट है तो बॉन्ड्स टूटेंगे, अगर दो सबस्ट्रेट है तो बॉन्ड बनेंगे। सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया एंड रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट, और ये एक्टिव साइट से बाहर चला गया। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल गया और एक्टिव साइट से बाहर रिलीज हो गया। एंजाइम फिर से फ्री हो गया, ये फिर से दूसरे सबस्ट्रेट से चिपकेगा। इन एडिशन टू टीएसएस, टीएसएस के अतिरिक्त सेवरल इंटरमीडिएट और ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर फॉर्म। एंजाइम धीरे धीरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रहा है। इस बीच जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, इस बीच जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं, इस बीच जितनी भी अवस्थाएं हैं, उनको कहते हैं ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इस बीच जितनी अवस्थाओं से गुजरेगा वो सारी स्टेट्स क्या कहलाती हैं? वो सारी अवस्थाएं कहलाती हैं ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट। दोनों ही अनस्टेबल हैं, बोथ टीएसएस एंड एएसएस आर अनस्टेबल, ओनली सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट आर स्टेबल। केवल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट ही स्टेबल माने गए हैं क्योंकि वो नजर आते दिखते हैं। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की दो बातों पर निर्भर करती है, आ सकता है एनर्जी स्टेटस और स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी
उसके अंदर ऊर्जा कितनी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर निर्भर करती है। अक्सर जिन चीजों में ज्यादा ऊर्जा होती है वो अनस्टेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है वो दो बातों से तय होती है, उसमें ऊर्जा कितनी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा बना है। ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर बन रही है टीएसएस, टीएसएस बना ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को तुमने क्या कह दिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को तुमने कह दिया टीएसएस, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। टीएसएस जो बनता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान, ये ट्रांजिएंट कुछ समय के लिए बनता है और अनस्टेबल होता है। यानी टीएसएस हर एक रिएक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम टीएसएस कहते हैं। ये कुछ समय के लिए बनेगा, ट्रांजिएंट है और ये अनस्टेबल होता है। ये कैसा है? अनस्टेबल है। अभी जो ग्राफ बना उस ग्राफ को देखो, तुम अपने में ग्राफ खोलो, इधर पढ़ रहे हैं हम। ये ग्राफ कौन सी रिएक्शन का? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि यहां पर सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। द ग्राफ शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? द एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट इज ग्रेटर देन एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि सबस्ट्रेट के अंदर जितनी ऊर्जा है वो प्रोडक्ट से ज्यादा है। सबस्ट्रेट की ऊर्जा प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलेगा तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। Therefore, there is no need to supply energy or heat. बाहर से कोई एनर्जी या हीट सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबस्ट्रेट की ऊर्जा ज्यादा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा हो जाएगा, इट इज अपोजिट। बट इन बोथ टाइप्स ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट गोज थ्रू अ ट्रांजिएंट स्टेट। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट की एनर्जी कम होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए उसको हीट करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट को हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन दोनों ही रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जरूर बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना इसेंशियल है, ऑब्लिगेटरी है, मस्ट है, लेकिन ट्रांजिएंट है, कुछ समय के लिए होता है। द ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर हैज मच हायर एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? टीएसएस की। देख रहे हो ग्राफ में, द ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर हैज मच एनर्जी देन द सबस्ट्रेट। इसकी ऊर्जा सबस्ट्रेट से ज्यादा है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह लो या टीएसएस कह लो, इसकी एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है। दोनों की ऊर्जा का अंतर निकालो, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट। सबस्ट्रेट की ऊर्जा और टीएसएस की ऊर्जा, सबस्ट्रेट और टीएसएस की ऊर्जा का जो अंतर है वो एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है वो? एक्टिवेशन एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट। सबस्ट्रेट और ट्रांजिएंट स्टेट मतलब टीएसएस, सबस्ट्रेट और ट्रांजिएंट स्टेट मतलब टीएसएस की ऊर्जा का जो अंतर है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा रहे हैं? एंजाइम्स ब्रिंग डाउन और लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में टकराव को बढ़ाते हैं। अर्हीनियस में पढ़ना। समझ में आया ग्राफ? कर पाओगे? चलो बताओ सवाल। ये जो ग्राफ बना है ये किस रिएक्शन का है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। इस ग्राफ में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? टीएसएस, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या टीएसएस की ऊर्जा ज्यादा है। टीएसएस की ऊर्जा में से सबस्ट्रेट की ऊर्जा को घटाने से क्या मिलेगा? एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिएक्शन में कौन सी दो चीजें स्टेबल हैं? सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। बाकी सारा सब कुछ अनस्टेबल है। एंजाइम धीरे धीरे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इस बीच जितनी भी स्टेट्स होती हैं, अवस्थाएं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट।
ऑल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट कहते हैं। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे रहे हैं। बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे देखते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम के काम करने की प्रकृति। यहां पर एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, लेकिन दो थ्योरी है। एक थ्योरी कहलाती है लॉक एंड की थ्योरी। एक लॉक एंड की थ्योरी है, लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, लेकिन लिख लेना, कहीं पर लिख लेना। ये एमिल फिशर ने दी थी। लॉक एंड की थ्योरी एमिल फिशर ने दी थी। वो ये कहता था कि एंजाइम एक ताले की तरह है। ये एंजाइम एक ताले की तरह है और सबस्ट्रेट एक चाबी की तरह है। तो एंजाइम की तुलना इसने की लॉक से और सबस्ट्रेट की तुलना की इसने की से। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर कुछ इस तरीके से बाइंड करता है जैसे एक ताली ताले में फिट होती है। ताली मतलब चाबी। जैसे ताली ताले में फिट होती है वैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे चिपकता है। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर ठीक उसी प्रकार से चिपकता है जैसे एक चाबी ताले में फिट होती है। जैसे हर एक ताले की चाबी अलग अलग होती है, वैसे ही हर एक एंजाइम का सबस्ट्रेट अलग अलग होता है। इस थ्योरी की एक कमी थी, वो लिख लो। ये थ्योरी ये कहती थी कि एक्टिव साइट रिजिड होती है, यानी एक्टिव साइट दृढ़ होती है, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन ये गलत बताया था। कुछ एंजाइम में एक्टिव साइट रिजिड मिली है, जैसे लाइसोजाइम में, लेकिन ज्यादातर एंजाइम की एक्टिव साइट लचीली होती है, उनमें थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो इस थ्योरी की कमी क्या थी? डीमेरिट। इस एंजाइम की एक बहुत बड़ी कमी थी। ये क्या कहता था? ये कहता था एक्टिव साइट्स आर रिजिड। एक्टिव साइट्स क्या होती हैं? दृढ़ होती हैं। ये गलत कहता था, क्योंकि ज्यादातर एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, लचीली है, उनमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। इसके हिसाब से एक्टिव साइट में कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि एक्टिव साइट रिजिड है। कोई दूसरी चाबी फिट नहीं हो सकती ताले में, एक्टिव साइट रिजिड है। दूसरी थ्योरी है जो एनसीईआरटी ने दी है, वो है कॉशलैंड की थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसको समझाया है। दूसरी थ्योरी जो यहां पर समझा रखी है वो कौन सी है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लिखा होगा आगे कहीं ना कहीं, शायद लिखा हो, ये लिखा है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बाय कॉशलैंड। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो कि कॉशलैंड ने दी थी। ज्यादातर एंजाइम इसी थ्योरी के अनुसार काम करते हैं। ज्यादातर एंजाइम इसी थ्योरी के अनुसार काम करते हैं। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी जो कि कॉशलैंड ने दी थी, उस थ्योरी के अनुसार कुछ एंजाइम काम करते हैं, जैसे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की एक्टिव साइट रिजिड है, लेकिन एक्टिव साइट रिजिड ज्यादातर एंजाइम की नहीं होती है। एक्टिव साइट में लचीलापन होता, थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं, थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। इधर देखो, ईच एंजाइम हैज ए सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट अ हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। हर एक एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, वहां पे जाके सबस्ट्रेट चिपक जाता है और एक हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, हाईली रिएक्टिव है। जो चीज हाईली रिएक्टिव होगी अनस्टेबल होती है। तो देखो, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर गया, एक्टिव साइट से चिपक के क्या बना लिया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन हर एक रिएक्शन में बनेगा जरूर, ऑलवेज। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कुछ देर के लिए बनता है, ट्रांजिएंट है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कुछ देर के लिए बनता है, शॉर्ट लिव्ड है, एंड डिसोसिएट्स इनटू प्रोडक्ट एंड अनचेंज एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करता है? सबस्ट्रेट धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदल जाता है और एंजाइम बिना बदले हुए अलग हो जाता है। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। ये कुछ समय के लिए बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड डिसोसिएट्स इनटू प्रोडक्ट एंड अनचेंज एंजाइम विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बीच में एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बनता है, ऐसे होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पहले
पहले ये एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है, ईपी बना, अब प्रोडक्ट अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया, बीच में ये भी बनता है। लेकिन तुम इसको ना ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ईएस को, ये हर एक रिएक्शन में बनेगा। तो कह रहा है दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, ये कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड डिसोसिएट्स इनटू प्रोडक्ट एंड एंजाइम। ये प्रोडक्ट और अनचेंज एंजाइम, पूरी रिएक्शन में एंजाइम पे कोई असर नहीं होता, एंजाइम बिल्कुल हूबहू जैसे पहले था वैसे ही अलग हो जाता बिना बदले हुए। विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, बीच में एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी बनता है। ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है कैटालिसिस के लिए, यानी हर एक रिएक्शन में ये जरूर बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। एंजाइम कैसे काम करते हैं इनको निम्न स्टेप में दिखाया गया है, और कौन सी बेस्ट थ्योरी उसके हिसाब से, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के हिसाब से। नाम नहीं लिखा एनसीईआरटी ने, लेकिन लिख लेना। नीट 2014 में ये स्टेप्स आए थे, ये स्टेप्स का सीक्वेंस पूछा था नीट 2024 में। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट में जाके फिट हो जाता है। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम। ये जो बाइंडिंग है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को इंड्यूस करती है टू अल्टर इट्स शेप। एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं, क्योंकि इस मॉडल के अनुसार एंजाइम की एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट अच्छे से पकड़ लेती है सबस्ट्रेट को। वैसे समझो, देखो बस एकदम भरी हुई चली आ रही थी, बस मान लो एंजाइम है, तुम खड़े थे, तुम सबस्ट्रेट हो, तुम भरी बस के अंदर तो चढ़ गए, पहले ऐसे खड़े थे, पूरी बस भरी हुई थी, फिर तुमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे जगह बना ली अपने लिए, अच्छे से फिट हो गए। तो यानी एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट को इंड्यूस करता है, एक्टिव साइट में थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं और वो अच्छे से फिट हो जाता है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़े बहुत बदलाव कर सकता है, क्योंकि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल, लचीली है, रिजिड नहीं है लॉक एंड की के हिसाब से। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप। जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट को इंड्यूस किया, एक्टिव साइट में मामूली से बदलाव हो गए। इससे फायदा क्या हुआ? फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में अच्छे से चिपक गया, बहुत बढ़िया से टाइटली चिपक गया। ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है, ये ध्यान रखना। यानी सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़े बहुत बदलाव कर सकता है। ये क्यों करता है? ताकि वो अच्छे से फिट हो जाए, अच्छे से फिट हो जाए। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। अगर एक सबस्ट्रेट है तो एंजाइम की एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती है, और एंड अ न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाता है और बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, एंजाइम प्रोडक्ट को बाहर छोड़ देता है। द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइम अब फ्री है, ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट से जाके बाइंड करेगा। तो इन दोनों नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन में एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं, एंजाइम के कार्य करने की प्रकृति क्या है? दो तरीके हैं, लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी कहती है कि सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर ठीक उसी तरीके से बाइंड करता है जैसे एक चाबी ताले में फिट होती है। हर एक ताले की चाबी अलग अलग होती है, क्योंकि ताले की चाबी अलग क्यों है? क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट रिजिड है और हर एक सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट नहीं हो सकता। तो अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए, अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग सबस्ट्रेट चाहिए। तो ये कहता था एक्टिव साइट रिजिड होती हैं, लॉक एंड की थ्योरी। लेकिन ये गलत कहता था, ज्यादातर एंजाइम की एक्टिव साइट लचीली है। सबस्ट्रेट पहले एक्टिव साइट के पास जाएगा, चिपक गया एक्टिव साइट से, एक्टिव साइट को इंड्यूस करेगा, एक्टिव साइट में मामूली से बदलाव हो जाएंगे और वो अच्छे से फिट हो जाएगा। जब अच्छे से फिट होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया,
और ये प्रोडक्ट निकल के बाहर चला जाएगा एक्टिव साइट से, एंजाइम फिर से फ्री है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं? यहां पर 4 दे रखे हैं, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर। ये 4 दे रखे हैं। चलो ये 4 देखते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। बहुत सारे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। एंजाइम की एक्टिविटी कब प्रभावित होगी? जब उसका टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम एक्टिव होता है टर्शरी स्ट्रक्चर में ही, तो वो इनहिबिटर जो उसके टर्शरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दें तो एंजाइम की एक्टिविटी से गड़बड़ा जाएगी। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी बाय अ चेंज इन द कंडीशंस। एंजाइम बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन कंडीशंस में बदलाव कर देते हैं, विच ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जिससे उसका टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो जाए। जब एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर चाहिए। कौन कौन से 4 फैक्टर हैं? पीएच है, टेम्परेचर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर। इसमें 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जिसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर। तो वो सारे फैक्टर जो एंजाइम के टर्शरी स्ट्रक्चर में गड़बड़ी पैदा कर दें वो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करेंगे। इसमें पीएच और टेम्परेचर हमने ये दे रखा है। एंजाइम ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सबसे बढ़िया काम करते हैं। एंजाइम ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर सबसे बढ़िया काम करते हैं। मान लो कोई एंजाइम 7 पीएच पे बढ़िया काम कर रहा है, पीएच 7 से कम पीएच होने पर भी एक्टिविटी कम हो रही है, इधर एक्टिविटी है, और 7 से ज्यादा पीएच होने पर भी एक्टिविटी कम हो गई। एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं बढ़िया सबसे। मान लो ऑप्टिमम है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से कम तापमान होने पर भी एक्टिविटी कम हो रही है और 25 से ज्यादा तापमान होने पर भी एक्टिविटी कम हो रही है। तो एंजाइम सबसे बढ़िया किस पे काम कर रहे हैं? ऑप्टिमम पे। एंजाइम सबसे बढ़िया ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। ऑप्टिमम से वैल्यू कम होने पर, ऑप्टिमम से वैल्यू कम होने पर या ज्यादा होने पर एक्टिविटी गिर जाती है, एक्टिविटी गिर जाती है। 7 से कम पीएच हो जाए या 7 से ज्यादा हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी गिरने लगी है। सबसे बढ़िया 7 पे काम कर रहा है। तो ये ग्राफ जो मिला है ये बेल शेप ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? घंटी जैसा। ये बहुत पुराना सवाल है, इसमें आया हुआ है। तो हमको कैसा ग्राफ मिल रहा है यहां पे? घंटी जैसा ग्राफ, बेल शेप्ड ग्राफ मिल गया। एंजाइम बेस्ट फंक्शन एट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक्टिविटी डिक्लाइंस, एक्टिविटी कम हो जाती है बोथ बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम से कम होने पर या ऑप्टिमम से ज्यादा होने पर एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लगती है। अभी हमने तुम्हें बताया एट लो टेम्परेचर एंजाइम बिकम्स टेम्पोरली इनएक्टिव। अरे 0 से कम टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तभी तो खाना हम लोग कहां रखते हैं? फ्रिज में इसलिए रखते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के एंजाइम इनएक्टिव हो गए, बैक्टीरिया खाने को नहीं सड़ा पाएंगे। हम 0 डिग्री से कम तापमान पे बैक्टीरिया के एंजाइम इनएक्टिव हो गए, बट एट हाई टेम्परेचर 40 से ऊपर होने पर दे आर डीनेचर्ड, खराब हो जाते हैं। एंजाइम 40 से ऊपर तापमान पे खराब होने लगते हैं। ये तो हो गया पीएच और टेम्परेचर। ये ध्यान रखना, एक बार सवाल आया, फैक्टर हमेशा एक्स एक्सिस पे लिए जाते हैं। फैक्टर हमेशा कहां लिए जाते हैं? एक्स। ये ध्यान रखना, पीएच और टेम्परेचर यहां ना लिख देना इधर। ऐसा भी सवाल है गाइड में, आ भी सकता है। तो हमेशा फैक्टर एक्स एक्सिस पर है और एंजाइम की एक्टिविटी वाई एक्सिस पर है। अब आता है ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राफ है, ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले ग्राफ की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, ये हम पहले बताते हैं। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी यानी V, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। ये वाला ब्रैकेट लगाने का मतलब कंसंट्रेशन होता है। ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, इधर क्या लिया है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। फैक्टर इधर है और इधर वेलोसिटी ले रहा है। देखो, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है।
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, लेकिन फिर कांस्टेंट हो गई। आगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, आगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मैक्सिमम हो गई है, इसे वी मैक्स कहते हैं। आगे सबस्ट्रेट तो हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, इसे वी मैक्स कहते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ रही? अरे भैया, मान लो इस सिस्टम में तुमने 100 एंजाइम्स लिए थे। कितने एंजाइम के मॉलिक्यूल लिए? मान लो 100। अरे 100 की 100 एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट चिपक चुका है। अब कोई भी एंजाइम या एक्टिव साइट खाली नहीं है तो सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे एंजाइम जो लिए थे वो सारे के सारे बिजी हैं, सबकी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट चिपक चुका है, तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई क्योंकि सारे 100 की 100 एंजाइम बिजी हैं, काम कर रहे हैं। तो वी मैक्स आने पर वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ रही, यह सवाल आ सकता है। बढ़िया सवाल है ये। वी मैक्स आने पर वेलोसिटी और फर्दर क्यों नहीं बढ़ रही जबकि हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी एंजाइम अभी फ्री नहीं है, कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं है, तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। क्लियर? ये बढ़िया सवाल है लेवल 3 का। अब आओ, एक मिनट। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन ये जिस पर वेलोसिटी वी मैक्स की आधी हो जाए, वी मैक्स की आधी हो जाए, उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को Km कहते हैं। क्या कहते हैं? Km का मतलब होता है हाफ वी मैक्स। फिर से देखो, या वी मैक्स बाई 2, यह भी सही है। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर वेलोसिटी वी मैक्स की आधी हो जाए उसे Km कहते हैं। क्या बोलते हैं? Km कहते हैं। तो Km एक तरह की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पर वेलोसिटी वी मैक्स की आधी हो जाती है। तो Km क्या लिखोगे? वी मैक्स बाई 2, ऐसे लिख दो, हाफ वी मैक्स लिख दो या वी मैक्स बाई 2। Km को कहते हैं माइकलिस कांस्टेंट, इसका नाम भी है माइकलिस कांस्टेंट। सवाल क्या आएगा जरा देखना, सवाल थोड़ा टेढ़ा आता है। अगर Km की वैल्यू ज्यादा है, यहां है Km, तो ये Km है, ये है। अगर Km की वैल्यू बढ़ गई तो तुम्हें ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा या कम? Km इधर खिसक गया ना दाहिनी ओर, तो ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा या कम? ज्यादा। सबस्ट्रेट तो बढ़ रहा है उधर, सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है उधर, तो ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा वी मैक्स बाई 2 को प्राप्त करने के लिए। तो यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम का लगाव कम है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का लगाव कम है, ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ रहा है वी मैक्स बाई 2 को प्राप्त करने के लिए। ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ रहा है तो सबस्ट्रेट और एंजाइम का लगाव कम हो गया। तो हायर Km वैल्यू इंडिकेट्स लोअर एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। कोई इनहिबिटर डाल दिया है, इनहिबिटर डाल दो तो सबस्ट्रेट का लगाव किससे कम हो जाएगा? अब इधर देखो उल्टा, अगर Km इधर मिल रहा है, यहां पर इतना सा सबस्ट्रेट डाला तुमने, इतना सा सबस्ट्रेट डाला, तुमको वी मैक्स बाई 2 मिल गया, तो यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम का लगाव अधिक है, सबस्ट्रेट और एंजाइम का लगाव अधिक है। तो हायर Km वैल्यू का मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम का लगाव कम है, लोअर सबस्ट्रेट वैल्यू का मतलब कम सबस्ट्रेट डालना पड़ रहा है वी मैक्स बाई 2 को प्राप्त करने के लिए, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम का लगाव अधिक है। पढ़ लेते कर लेना ये सब एंजाइम काइनेटिक्स। तो सिलेक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि जो दूसरों को आ रहा है वो तुमको आ रहा है, जो दूसरे नहीं कर पा रहे हो तुम कर पा रहे हो, तभी जीतोगे। ये वो पोर्शन पढ़ा रहा हूं, ये दूसरे नहीं कर पाएंगे सब। अगर टेढ़ा सवाल आ गया यहां से, चलो पढ़ लेते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्राफ वो वाला आना था, यहां छाप दिया ये वाला। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी बढ़ती है शुरू में। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन आगे चल के वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई यानी Vmax हो गई, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई यानी Vmax हो गई। ये ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। रिएक्शन में एंजाइम के मॉलिक्यूल कम होते हैं और सबस्ट्रेट के ज्यादा होते हैं। एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल सारे एंजाइम संतृप्त हो चुके हैं, सबकी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट चिपक चुका है, सैचुरेट हो चुके हैं एंजाइम। देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कोई भी एंजाइम या उसकी एक्टिव साइट अब फ्री नहीं है ताकि अतिरिक्त सबस्ट्रेट उस पर बाइंड कर जाए। तो समझ में आया? इधर देखो, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी, इधर देखो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ा रहे तो वेलोसिटी बढ़ रही फिर कांस्टेंट हो गई। आगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, ये नहीं बढ़ रही, इसे Vmax कहते हैं। तो Vmax आने पर जब हम सबस्ट्रेट आगे बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि सारे एंजाइम सैचुरेट हो चुके हैं। सैचुरेट का मतलब संतृप्त हो गया, उनकी एक्टिव साइट पर कौन चिपक चुका है? सबस्ट्रेट चिपक चुका है। जब वो छोड़ेगा तभी वो फ्री होगा। तो एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट चिपक चुका है, कोई भी एंजाइम या एक्टिव साइट खाली नहीं है, इसीलिए Vmax के ऊपर वेलोसिटी नहीं बढ़ती। फिर चलो आओ नेक्स्ट, Km और माइकलिस कांस्टेंट। Km या माइकलिस कांस्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अंडरलाइन का नहीं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है, ध्यान रखना। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द Vmax। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर वेलोसिटी Vmax की आधी हो जाती है उसे Km कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? Km कहते हैं। हायर Km वैल्यू इंडिकेट्स लोअर एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगर Km की वैल्यू ज्यादा है तो तुमको ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा Vmax by 2 को प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो एफिनिटी है, लगाव, वो कम हो गया है, तो ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा Vmax by 2 को प्राप्त करने के लिए। उल्टा होगा, लोअर Km वैल्यू इंडिकेट्स, अगर Km की वैल्यू कम है यानी थोड़ा सा ही सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा। हायर एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ज्यादा लगाव होगा। थोड़ा सा सबस्ट्रेट डाला Vmax by 2 तुमको मिल गया, इतना सा सबस्ट्रेट डाला तुम्हें तुरंत मिल गया Vmax by 2। इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का लगाव अधिक है। तो लोअर Km वैल्यू है यानी कम सबस्ट्रेट डाला है और Vmax by 2 तुमको मिल गया, तो इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का लगाव अधिक है। ये अलग ध्यान रखना, दो ग्राफ बता दे, दोनों से सवाल आने की संभावना अधिक है। अब इनहिबिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिटर के बाद थोड़ा आसान है। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? इनहिबिटर्स आर केमिकल विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर वो केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिटर्स वो केमिकल होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। तो एक बार हम यहां पे समझा दे रहे हैं जल्दी से इनहिबिटर के बारे में, तुम फोटो सिर्फ ले लेना। इनहिबिटर ये एंजाइम है, वो केमिकल कंपाउंड जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं उन्हें इनहिबिटर कहते हैं। और ये Km की वैल्यू भी बढ़ा देते हैं, यानी सबस्ट्रेट का एंजाइम से लगाव कम कर देंगे तो Km की वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इनहिबिटर एंजाइम और सबस्ट्रेट के लगाव को कम कर देते हैं, Km की वैल्यू बढ़ा देते हैं। भूल जाओ। इनहिबिटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। चलो छोड़ो अभी, पहले इनहिबिटर्स लिखो। इनहिबिटर्स दो तरह के हैं। एनसीईआरटी ने लिखा थोड़ा सा कम है यहां पर, मेरे हिसाब से जरा सा बढ़ाना चाहिए था। इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, इर्रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इर्रिवर्सिबल और रिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल हमेशा के लिए एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं, एंजाइम को खराब कर देते हैं। ये हमेशा के लिए एंजाइम से चिपक जाते हैं और एंजाइम खराब हो जाता है। जैसे नर्व गैस, ये जो नर्व गैस है, अब तुम जाओ, तुम अमेरिका के ऊपर नर्व गैस छोड़ दो, एक एंजाइम होता है कोलिन ईस्टरेज, एसिटाइल कोलिन बनाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने वाला एंजाइम है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज। उसको ये नर्व गैस जाकर उससे चिपक जाती है एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज से, तो न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा नहीं, तुम्हें लकवा मार जाएगा, खटाक से गिर जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारा शरीर लकवा मार जाएगा, चल ही नहीं पाओगे। तुमने कोई बंदूक नहीं चलाई, कोई तोप नहीं चलाई, ऊपर से क्या छोड़ दिया, केवल नर्व गैस। ये केमिकल वॉर है, लड़ाई अब ऐसे थोड़ी ना होगी, अब ऐसे ही लड़ाई होगी। कोरोना एक समझी रणनीति है, ये सब थी, ये सब चालाकी दी है, ये सब एक्सपेरिमेंट दुनिया में चल रहे हैं, तुम उसके शिकार भी बन रहे हो। तो नर्व गैस जो है ये एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देती है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना पाएगा, ये एंजाइम इनहिबिट हो गया। जब न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा नहीं तो नर्व इंपल्स चलेगी नहीं, लकवा मार जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगी। ये इरिवर्सिबल है। कैसा है ये एंजाइम खराब कर देगा, एंजाइम को छोड़ता ही नहीं, ये रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में इनहिबिटर एंजाइम को छोड़ देता है, कुछ पूरी तरीके से भी छोड़ सकता है 100% या 100% से थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन यहां पर इनहिबिटर एंजाइम को छोड़ देता है। इसमें तुम 3 पढ़ोगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो एनसीईआरटी ने दिया है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव, जो फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे एमबीबीएस में जाके, लेकिन हम तुम्हें यहां केवल एक ही बताएंगे, और ऊपर वाला जो एनसीईआरटी ने दिया अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये तीनों रिवर्सिबल है। तीनों कैसे है, यानी एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम को छोड़ देता है। इनहिबिटर एंजाइम से चिपक तो जाएगा लेकिन वो छोड़ देता है बाद में, उसको छोड़ा, इनहिबिटर को एंजाइम से अलग किया जा सकता है, ये नहीं छोड़ता, ये हमेशा के लिए एंजाइम से चिपक गया, इरिवर्सिबल वाला, और वो एंजाइम को खराब कर देगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से पढ़ाना है बस। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक तरह का रिवर्सिबल इनहिबिशन है। इसमें होता क्या है, यहां पर इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसका? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर रिजेंबल्स विद द सबस्ट्रेट। इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है विद द सबस्ट्रेट। इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है। जैसे सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, इनहिबिटर है मेलोनेट, दोनों का स्ट्रक्चर तुम देखोगे काफी मिलता जुलता है, सक्सिनेट और मेलोनेट। सक्सिनेट सबस्ट्रेट है और मेलोनेट इनहिबिटर है। तो यहां पर इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम की एक्टिव साइट पे चलता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंजाइम की एक्टिव साइट पे चलता है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें एलोस्टेरिक साइट भी होती है। एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट भी होती हैं। कुछ एंजाइम में होता है ऐसा, कुछ एंजाइम में कुछ ऐसी जगह होती है जिन्हें एलोस्टेरिक साइट कहते हैं, और ऐसे एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम भी कहलाते हैं। जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एलोस्टेरिक साइट पे होता है। कहां होता है? एलोस्टेरिक साइट पे होता है। और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी एलोस्टेरिक साइट। तो इनहिबिटर यहां पे चिपकता है इनमें, लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर कहां चिपकेगा? एक्टिव साइट पे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर यहां चिपकता है एक्टिव साइट पर, बाकी दो तरह के इनहिबिशन में यहां चिपकेगा। तो कुछ एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा एलोस्टेरिक साइट्स भी होती हैं। ऐसे एंजाइम अलग तरह के, उन्हें एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर यहां चिपकेगा, लेकिन तुम याद ये मत करो, तुम ये याद करो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहां पे होता है, एक्टिव साइट पे या एलोस्टेरिक पे?
एक्टिव साइट पे होता है, बस एक्टिव साइट पे चलता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दूसरा पॉइंट तुम याद कर लेना, यहां पर इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? सबस्ट्रेट। मान लो ये एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कहां पढ़ा तुमने? शायद पढ़ा हो तुमने, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है, लेकिन ये मेम्ब्रेन से चिपका रहता है। ये एंजाइम तो क्रेब्स साइकिल का है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है सक्सिनेट, तो सक्सिनेट हो गया सबस्ट्रेट। सक्सिनेट क्या हो गया? सक्सिनेट हो गया सबस्ट्रेट। ये इसकी एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा और फ्यूमरेट में बदल जाएगा। प्रोडक्ट क्या है? फ्यूमरेट। क्रेब्स साइकिल का एक स्टेप है, तुम अभी आगे याद कराएंगे। सक्सिनेट फ्यूमरेट में बदलता है इस एंजाइम की वजह से। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट को किसमें बदल देता है? फ्यूमरेट में। ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। एक इनहिबिटर होता है जिसका नाम है मेलोनेट, एक इनहिबिटर है जिसका नाम है मेलोनेट। तो मेलोनेट एक तरह का इनहिबिटर है, मेलोनेट है इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है, जरा ध्यान सुनना। यहां पर इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है। अभी तुम्हें स्ट्रक्चर अगर मालूम हो तो देख लेना, मेलोनेट सक्सिनेट का स्ट्रक्चर देखना, केमिकल स्ट्रक्चर काफी मैच करता है। तो यहां पर दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में किन दो चीजों के बीच में कंपटीशन चल रहा है? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर। सबस्ट्रेट चाहता है मैं एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाऊं, इनहिबिटर चाहता है मैं एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाऊं। तो देयर इज कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन चल रहा है। अगर सक्सिनेट चिपकेगा तो नॉर्मल है, तो ये फ्यूमरेट में बदल जाएगा, और इनहिबिटर चिपक गया तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। तो यहां पर दो बातें जरूर ध्यान रखना, एक तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो इनहिबिटर का है वो सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है, पहली बात, और दूसरा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यहां नहीं होता है, एक्टिव साइट पे चलता है। कहां चलता है? एक्टिव साइट। एक ये बढ़िया एग्जांपल ये बहुत आता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट है सक्सिनेट और इनहिबिटर है मेलोनेट। दूसरा एग्जांपल हम बता रहे हैं, दूसरा एग्जांपल यहां नहीं दे रखा, आगे दे रखा है, फोटोसिंथेसिस में, फोटो रेस्पिरेशन में, यही हम बता देना है, वहां पे दोबारा एक बार बोल देंगे। एंजाइम है रुबिस्को, एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को मतलब सी मतलब रुबिस्को कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। नॉर्मली रुबिस्को की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबस्ट्रेट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सबस्ट्रेट है। लेकिन जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और ऑक्सीजन बढ़ जाती, तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे कौन चिपक जाता? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनहिबिटर है। ऑक्सीजन क्या है? इनहिबिटर है। तो यहां किन के बीच में कंपटीशन चल रहा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में कंपटीशन चल रहा रुबिस्को की एक्टिव साइट से चिपकने के लिए। CO2 सबस्ट्रेट है, अगर ये चिपकेगा तो C3 साइकिल चलेगी, और अगर ऑक्सीजन चिपक गया तो ये एबनॉर्मल है, फोटो रेस्पिरेशन शुरू होगा। क्या शुरू होगा? फोटो रेस्पिरेशन। ये सब सिखाएंगे आगे, अभी हल्के से जान लो। लास्ट एक और है, आजकल हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा तरीका अपना लिए हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें यह बैक्टीरिया का एंजाइम है, ध्यान देना, नाम नहीं याद करना है। यह है बैक्टीरिया का एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम। यह कोई बैक्टीरिया का एंजाइम है। बैक्टीरिया के एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है फाबा, पैरामीनो बेंजोइक एसिड। यह सबस्ट्रेट है, पैरामीनो बेंजोइक एसिड एक सबस्ट्रेट है, ये बाइंड करता है और ये बदल जाता है, ये फोलिक एसिड में बदल जाता है। पाबा कन्वर्ट हो जाता है फोलिक एसिड में। बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए फोलिक एसिड की जरूरत पड़ती है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाती है। अब तुमने दवा खा ली, बैक्टीरिया को मारने के लिए दवा खाई,
सेप्ट्रॉन, सेप्ट्रॉन मिलती नीचे, सेप्ट्रॉन कहते हैं ना, डीएस, डबल स्ट्रेंथ वाली भी आती है। सेप्ट्रॉन होती है एक सल्फर ड्रग, सल्फर कंटेनिंग दवा है। सेप्ट्रॉन एक सल्फर कंटेनिंग ड्रग है, एक एंटीबायोटिक है। इसका नाम जानते हो कि सेप्ट्रॉन, ये मिलती है मेडिकल स्टोर पे। सल्फर ड्रग क्या कहती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है पाबा की। पाबा पीछे छूट जाता है, सल्फर ड्रग आके बैक्टीरिया के एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाती है, फोलिक एसिड नहीं बनता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, फोलिक एसिड। सबस्ट्रेट क्या है, पाबा। पाबा एक्टिव साइट पर बाइंड करता और बदल जाता फोलिक एसिड, यानी प्रोडक्ट में बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए फोलिक एसिड मिल गया, बैक्टीरिया ग्रो करने लगा हमारी बॉडी में। हमने सेप्ट्रॉन खा ली, सल्फर ड्रग, वो जा करके पाबा पीछे भाग जाता है, सल्फर ड्रग जाकर के इसकी एक्टिव साइट पे बाइंड कर गई। जब सल्फर ड्रग बैक्टीरिया के एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड कर गई तो फोलिक एसिड तो बनेगा नहीं, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। बैक्टीरिया की ग्रोथ, तो बैक्टीरियल पैथोजन की ग्रोथ को रोकने के लिए आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये भी है, पढ़ लेते हैं बस। तो क्या क्या हमने बता दिया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल होता है। कैसे रिवर्सिबल होगा ये बता देंगे। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को फिर से सही करना चाहते हो तो सबस्ट्रेट बढ़ा दो, सिस्टम में क्या बढ़ा दो, सबस्ट्रेट बढ़ा दो, तो इनहिबिटर छोड़ देता है। सबस्ट्रेट को बढ़ा देने से इनहिबिटर सारा छोड़ देगा एंजाइम को, पूरा के पूरा एंजाइम रिकवर हो जाएगा। कोई भी एंजाइम खराब नहीं होता, केवल इनहिबिशन को दूर करने के लिए क्या बढ़ा देना है सिस्टम में, सबस्ट्रेट को बढ़ा दो तो सारा इनहिबिटर एंजाइम को छोड़ देगा। कोई भी एंजाइम खराब नहीं होगा तो वीमैक्स पर कोई असर नहीं होगा, वीमैक्स सेम रहेगी। लेकिन इनहिबिटर की वजह से सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ लगाव कम हो गया है तो केएम की वैल्यू बढ़ जाएगी। केएम की वैल्यू, अगर इतना समझ जाओगे तो तुम मुझे समझ जाओगे, पता नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, चलो एक बार अभी बता देंगे, आगे आ रहा है। इधर पहले समझो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रिवर्सिबल है, ध्यान रखना। यहां पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनहिबिटर का रिजेंबल करता है, मिलता जुलता है सबस्ट्रेट, तो मेलोनेट सक्सिनेट से मिलता जुलता, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता जुलता, सल्फर ड्रग पाबा से मिलती जुलती। इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है। पहली ये इनहिबिशन कहां चलता है, एक्टिव साइट पर चलता है। कहां चलता है, एलोस्टेरिक साइट पर नहीं चलता। तीन हमने उदाहरण लिखवाए, तीनों याद कर लेना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, हर बार अक्सर आ रहा है। चलो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देख लेते हैं। इनहिबिटर्स आर केमिकल विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। इनहिबिटर्स वो केमिकल होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जब इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से काफी मिलता जुलता होता है तो इस प्रकार के इनहिबिशन को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव। अगर इनहिबिटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है और ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है तो इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर का स्ट्रक्चर काफी मिलता जुलता है सबस्ट्रेट से। द इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट का मतलब एक्टिव साइट के लिए। सबस्ट्रेट चाहता है मैं एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाऊं, इनहिबिटर चाहता है मैं एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाऊं, दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। ड्यू टू इस क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, इस कारण से क्या होता है, द इनहिबिटर कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम, यानी एक्टिव साइट के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहां चलता है, occurs at the active site, इंपॉर्टेंट है। competitive inhibition is completely reversed by adding more substrate। ज्यादा सबस्ट्रेट डालने पर ये इनहिबिशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता, सारा इनहिबिटर एंजाइम को छोड़ देता, कोई भी एंजाइम खराब नहीं होता, वीमैक्स पे असर नहीं होगा, वीमैक्स जितनी आनी उतनी मिलेगी, लेकिन इनहिबिटर की वजह से सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो लगाव कम हो गया था तो केएम की वैल्यू बढ़ेगी, केएम की वैल्यू बढ़े, ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा Vmax/2 को प्राप्त करने के लिए। केएम इंक्रीजेस बट Vmax रिमेन सेम।
2015 में आया, सोच लो। अभी 2015 में नई किताब का है ये, उस समय किताब में लिखा नहीं है, ये सब बंद शब्दों में लिखा है। पेपर अगर मुश्किल बन गया तो हवाइयां उड़ जाएंगी। इसीलिए मैं बहुत ध्यान से पढ़ाता हूं क्लास में कि कहीं से सवाल जाने ना पाए। चलो एग्जाम्पल देख लो, 3 एग्जाम्पल, यहां पर 2 ही दे रखे होंगे। रुबिस्को वाला तो आगे भी पढ़ लेंगे, यहां पर 2 दे रखे हैं। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलो या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सेम है। एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, मेलोनेट इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, सबस्ट्रेट है सक्सिनेट। सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनेट। तो ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को कौन सा इनहिबिटर इनहिबिट कर रहा है? मेलोनेट इनहिबिट कर रहा है। और मेलोनेट क्लोजली किससे रिजेंबल कर रहा है? सबस्ट्रेट से। सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनेट है। 14 में 24 में सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। इस तरह के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का अक्सर इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, जो भी हमने तीसरा एग्जांपल बताया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए आजकल हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, बैक्टीरिया के एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा, फोलिक एसिड बनेगा। फोलिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है। पाबा पीछे छूट गया, इनहिबिटर। सल्फा ड्रग्स लेते हैं, सल्फा ड्रग्स एक तरह के इनहिबिटर हैं, वो बैक्टीरिया के एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएंगे, फोलिक एसिड नहीं बनेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आजकल हम ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। एंजाइम का क्लासिफिकेशन, हजारों एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं, निकाले जा चुके हैं और पढ़े जा चुके हैं। सारे एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. हजारों एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं, डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड निकाले जा चुके हैं और स्टडीड पढ़े जा चुके हैं। Most of these enzymes have been classified into different groups based on the type of reaction they catalyze. ज्यादातर एंजाइम को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। किस आधार पर? उनके फंक्शन के आधार पर, किस प्रकार की रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं। जिस प्रकार की रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उसके हिसाब से इनके ग्रुप बना दिए गए। 6 बड़े बड़े क्लास बनाए गए हैं। एंजाइम को 6 बड़े बड़े क्लासेस में रखा गया है और हर एक क्लास के अंदर 4 से 13 सब क्लास होते हैं। हर एक क्लास के अंदर 4 से 13 सब क्लास होते हैं। तो सारे एंजाइम का क्लासिफिकेशन किस आधार पे है? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटालाइज। किस प्रकार की रिएक्शन को वो कैटालाइज करते हैं, यानी फंक्शन के आधार पर उनका नाम है। कितने क्लास बनाए गए हैं? 6 क्लास बनाए गए हैं और हर एक क्लास के अंदर 4 से लेकर के 13 सब क्लास है। 4 से 13 पढ़ना नहीं है तुम्हें, केवल 6 क्लास पढ़ना है। एंजाइम ऐसे लिखा जाता है, इनका लिखना ही ये तरीका होता है। 4 पॉइंट इस तरह से लिख दिया, लिखा जाता है 4.3.1 ये क्लास हो गया, ये सब क्लास हो गया, ये सब क्लास, क्लास सब क्लास, सब क्लास। श्रेणी छोटी होती चली जा रही है। इस तरह से एनसीईआरटी ने कहीं पे लिखा भी होगा। आता नहीं है, बहुत ऊपर लेवल का सवाल बनेगा इससे, बहुत हाई लेवल का, इतना तुम वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, उसके लिए और पढ़ना पड़ेगा काफी। तो एंजाइम को कितने क्लास में बांटा गया है? एंजाइम को 6 क्लासेस में और हर एक क्लास के अंदर कितने? पहला क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में क्या आता है? एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। वो एंजाइम जो 2 सबस्ट्रेट के बीच में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और एक सबस्ट्रेट का रिडक्शन एक साथ करा रहे हैं, साइमल्टेनियस। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। इधर देखो, इस सबस्ट्रेट का रिडक्शन हो गया और इस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक सबस्ट्रेट का रिडक्शन और एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस हो रहा है, एक साथ हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस है। ट्रांसफरेजेस क्या होते हैं? एंजाइम जो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके, जो ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं
दो सबस्ट्रेट के बीच में। अभी देखो, ये ग्रुप था इस वाले सबस्ट्रेट के साथ, एस के साथ, इधर देखो, और ये ग्रुप किधर चला गया, इस वाले सबस्ट्रेट के साथ, ये बन गया एस डैश जी। ये ग्रुप था जी सबस्ट्रेट एस के साथ, और वो एंजाइम जो ग्रुप का ट्रांसफर करा रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप हो गया और कोई ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़ के, वो एंजाइम जो ग्रुप का ट्रांसफर कराते हैं हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़ के दो सबस्ट्रेट के बीच में, ये ग्रुप एस के साथ लगा था, अब ये ग्रुप एस डैश के साथ आ गया। किसके साथ आ गया, ये आया 2025 में। तो एंजाइम जो ग्रुप का ट्रांसफर कराते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन ग्रुप को छोड़ के दो सबस्ट्रेट के बीच में ग्रुप का ट्रांसफर कराते हैं, वो कहलाते हैं ट्रांसफरेजेस। फिर और नेक्स्ट हाइड्रोलेजेस, तीसरा ग्रुप है, तीसरा क्लास, एंजाइम्स कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ वाटर। वो एंजाइम जो पानी की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ते हैं, वो एंजाइम जो पानी की मदद से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ते हैं, वो हाइड्रोलेसिस हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये कैसे एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ये पानी की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ते हैं। तो एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर की प्रेजेंस में ये कौन कौन से बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, ये ईस्टर और ईथर बॉन्ड, ये फैट में होते हैं, ईस्टर ईथर बॉन्ड ये हमारे फैट्स में होते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, प्रोटीन में होते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। तो ये सभी का पाचन करते हैं, ये फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सभी का डाइजेशन करते हैं। ये कौन कौन से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये ईस्टर बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये ईथर बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ये सीसी सी हैलाइड और पीएन बॉन्ड भी तोड़ सकते हैं, कार्बन 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 हैलाइड और पीएन बॉन्ड। तो ये याद कर लेना, ये आ सकता है। तो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी पानी की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ते हैं, ये हाइड्रोलेसिस हैं। इनको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहा जाता है। कौन कौन से बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ईस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सीसी बॉन्ड, सी हैलाइड बॉन्ड और पीएन बॉन्ड। लाइएसिस, एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। एंजाइम जो कैटालाइज करते हैं, ग्रुप का रिमूवल करते हैं, एंजाइम ग्रुप का रिमूवल करते हैं दूसरे तरीके से जिसमें हाइड्रोलाइसिस की जरूरत नहीं पड़ती। बिना पानी के ग्रुप का रिमूवल करते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में क्या छोड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड छोड़े जाते हैं। एंजाइम जो ग्रुप का रिमूवल करते हैं बिना पानी की मदद के और कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड छोड़े जाते हैं, डबल बॉन्ड छोड़े जाते हैं, उनको लाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस कहते हैं इसको ऐसी जगह ले जाके मारो जहां पानी ही पानी हो। लाइसिस कहते हैं इसको ऐसी जगह ले जाके मारो जहां पानी नसीब ना हो। ये बिना पानी काम करते हैं। क्लास 5 आइसोमरेज सिंपल है, एंजाइम कैटालाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। ये एक आइसोमेरिक फॉर्म को दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म में बदल देते हैं। वो एंजाइम जो एक आइसोमेरिक फॉर्म को, ऑप्टिकल आइसोमर को ज्योमेट्रिक आइसोमर में या ज्योमेट्रिक आइसोमर को पोजिशनल आइसोमर में, एक आइसोमेरिक फॉर्म को दूसरी आइसोमेरिक फॉर्म में बदल देते हैं, वो आइसोमरेजेस हैं। लाइगेजेस सिंपल है, लाइगेजेस दो चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। लाइगेट का मतलब जोड़ना। एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये कौन कौन से बॉन्ड्स को जोड़ते हैं, एंजाइम विच कैटालाइज ज्वाइनिंग ऑफ, कौन कौन से किसको जोड़ते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स को जोड़ते हैं, CO CS CN, तीनों में C है ध्यान रखना, CO CS CN और PO बॉन्ड, इनको जोड़ने का काम करते हैं। CO CS CN, तीनों में C कॉमन है
OSN, फिर PO है। तो बताओ हाइड्रोलेजेस कौन कौन से बॉन्ड तोड़ रहे हैं? हाइड्रोलेजेस ईस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, CC बॉन्ड, C हैलाइड बॉन्ड और PN बॉन्ड। ये वाले लाइगेजेस कौन कौन से बॉन्ड जोड़ रहे हैं? वो तोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। CO बॉन्ड, CS बॉन्ड, CN बॉन्ड और BO बॉन्ड, ये ध्यान रखना। लास्ट इसमें दे रखा है कोफैक्टर, एंजाइम के कोफैक्टर इंपॉर्टेंट है। देखो इसको बताने के लिए जरा सा हमको बताना पड़ेगा, बस खत्म खेल। देखो डिटेल पढ़ना है, डिटेल में हमारे नोट से पढ़ लेना, ये NCERT में जितना लिखा उतना बता दे रहे हैं। देखो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्योर प्रोटीन के बने हैं। एंजाइम्स 3 तरह के हैं, बस एक जल्दी से इसको फोटो खींच लेना। एंजाइम्स 3 तरह के, एक तो शुद्ध प्रोटीन के बने हैं, प्योर प्रोटीन। प्योर प्रोटीन वाले एंजाइम सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, प्योर प्रोटीन के बने हैं। और दूसरे होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, दूसरे एंजाइम्स होते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, यानी इनमें प्रोटीन पार्ट के अलावा कुछ और भी होता है। कंजुगेटेड का मतलब प्रोटीन पार्ट के साथ कुछ जुड़ा है। और तीसरे है राइबोजाइम, RNA के मॉलिक्यूल जो एंजाइम की तरह काम करते हैं उन्हें राइबोजाइम कहते हैं, जैसे 23S। ये तो इसको अलग हो गया। प्योर प्रोटीन वाले सिंपल हैं, प्योर प्रोटीन वाले लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, कार्बोहाइड्रेजेस हैं, पपेन है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, इनको भूल जाओ, हम इनको पढ़ेंगे। ज्यादातर एंजाइम जो कंजुगेटेड प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन का मतलब होता है इसमें प्रोटीन पार्ट है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये एंजाइम 2 चीजों से मिलकर बने हैं। इनमें प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम। और एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। तो ये वाले जो एंजाइम हैं जो कंजुगेटेड प्रोटीन की तरह है, इनमें प्रोटीन पार्ट है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को क्या कहा? एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर। प्रोटीन पार्ट इनएक्टिव रहता है अगर कोफैक्टर ना हो। कोफैक्टर इस प्रोटीन पार्ट यानी एपो एंजाइम को एक्टिव करता है। तो बिना कोफैक्टर के ये एपो एंजाइम इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव है। तो कोफैक्टर का होना जरूरी है। लेकिन कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं। कोफैक्टर कितने तरह के हैं? कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं। एक कहलाते प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कहलाते प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक कहलाता कोएंजाइम और एक कहलाते हैं मेटालिक कोफैक्टर या मेटल आयंस। कोएंजाइम्स और तीसरे होते हैं मेटालिक कोफैक्टर। मेटालिक कोफैक्टर का मतलब मेटल्स, मेटल्स और मेटल्स। अब इधर समझो, कोफैक्टर के बिना एपो एंजाइम इनएक्टिव है। कोफैक्टर 3 प्रकार के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालिक कोफैक्टर यानी मेटल्स। कोफैक्टर टाइटली, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है एपो एंजाइम से। ये टाइटली और फर्मली बाउंड होता है, टाइटली और फर्मली बाउंड, टाइटली और फर्मली बाउंड टू एपो एंजाइम। ये एपो एंजाइम से मजबूती से चिपका रहता है। ये ढीला ढाला है, लूजली और ट्रांजिएंटली बाउंड, कुछ समय के लिए ढीला ढाला बाउंड होता है, लूजली और ट्रांजिएंटली बाउंड टू एपो एंजाइम। दूसरा, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नेचर है। तो वो कोफैक्टर बताओ जो ऑर्गेनिक नेचर का है और मजबूती से एपो एंजाइम से चिपका है, वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जो ढीला ढाला चिपका है, ऐसे कोफैक्टर को कोएंजाइम कहते हैं, ऐसे कोफैक्टर को कोएंजाइम कहते हैं। जैसे तुम्हारा यहां पर कुछ कैटालेज दे रखा है, हीम एक कोफैक्टर होता है कैटालेज में, हीम कोफैक्टर है। हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कोफैक्टर है।
प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटालेज। तो कैटालेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है? हीम यानी एक कोफैक्टर है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोफैक्टर ही तो होते हैं। ये कोएंजाइम में बहुत सारे हैं, NAD है, FAD है, FMN है, बहुत सारे विटामिन्स। ये कोएंजाइम को बनाने के लिए विटामिन्स चाहिए। तो तुम्हारे भोजन में अगर विटामिन है तभी ये बनेंगे। तो यहां पर विटामिन्स भी ध्यान रखना, भी हम बताते हैं क्या क्यों याद करना है। मेटालिक कोफैक्टर में ढेर सारे मेटल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी है, जैसे जिंक, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मेटल चाहिए? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जिंक चाहिए। तो कुछ मेटल भी जरूरी होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। ये मेटालिक कोफैक्टर है, ये इनऑर्गेनिक है। ये कैसा है? ये फैक्टर्स इनऑर्गेनिक होते हैं। तो फिर से देख लो, अभी थोड़ा सा ऊपर पढ़ भी लेंगे। वो एंजाइम जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इनमें प्रोटीन पार्ट के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम कहते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर 3 प्रकार के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटालिक कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम ऑर्गेनिक नेचर है और जबकि मेटल्स इनऑर्गेनिक होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत मजबूती से एपो एंजाइम से चिपकता है, जबकि कोएंजाइम ढीला ढाला कुछ समय के लिए एंजाइम से चिपकता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के उदाहरण है हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कौन से एंजाइम के अंदर है? कौन से एपो एंजाइम में है? कैटालेज में है। और इसमें NAD, FAD, विटामिन, ATP भी होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कोएंजाइम है। ये सब कोएंजाइम के उदाहरण हैं। कोएंजाइम्स और विटामिन्स में क्या रिलेशन अभी बता रहे हैं। जिंक के अलावा बहुत सारे मेटल्स होते हैं। एनसीईआरटी ने केवल एक ही लिखा है, क्लास में हम बहुत सारे बताते हैं, 4-5। अगर ज्यादा देखना है तो क्लास नोट से देख लेना। एनसीईआरटी ने एक ही दिया है। कौन सा मेटल किस एंजाइम के लिए जरूरी है, इसमें एक दे रखा है। जिंक कौन से एंजाइम के लिए? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जिंक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के लिए भी चाहिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए भी चाहिए, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए भी चाहिए। लेकिन तुम्हारे लेवल से ऊपर है, तुम इतना ही याद करो। चलो पढ़ लें, बस ले लो, फोटो ले लो जल्दी से। हो गया? बस पढ़ना है। कोफैक्टर्स। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। एंजाइम एक या अनेक पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन चेन से मिलकर बने होते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन पार्ट कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर। बहुत सारे केसेस में एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहते हैं। आर बाउंड टू द एंजाइम, एंजाइम का मतलब एपो एंजाइम लिख लेना। आर बाउंड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। जब तक ये कोफैक्टर एपो एंजाइम से बाइंड नहीं करेगा तो एपो एंजाइम इनएक्टिव रहेगा। एपो एंजाइम इनएक्टिव रहेगा। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर का होना जरूरी है। द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, प्रोटीन वाला पार्ट क्या कहलाता है? एपो एंजाइम। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर, 3 तरह के कोफैक्टर्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है टाइटली बाउंड टू एपो एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एपो एंजाइम से मजबूती से चिपकता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक तरह का कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक नेचर का है और ये मजबूती से एपो एंजाइम से चिपकता है। परऑक्सीडेज कैटालेज, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। परऑक्सीडेज कैटालेज, परऑक्सीडेज एंड कैटालेज एंजाइम है which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। देखो परऑक्सीडेज और कैटालेज ये कैटालाइज करते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 को H2O और नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। इन दोनों एंजाइम के अंदर कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है? हीम। हमने कैटालेज बताया था, तुम परऑक्सीडेज भी याद कर लो। परऑक्सीडेज कैटालेज का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? हीम।
परऑक्सीडेज कैटालिस्ट परऑक्साइड को तोड़ते हैं, H2O2 को तोड़ते हैं वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में, H2O+O। चलो, कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम भी एक कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक नेचर का है। कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बट देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। लेकिन ये एपोएंजाइम से कुछ समय के लिए जुड़ते हैं, टेम्पररी, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस, केवल कैटालिसिस के दौरान। तो कोएंजाइम्स एक तरह के कोफैक्टर हैं, ऑर्गेनिक नेचर के हैं और एपोएंजाइम से कुछ समय के लिए जुड़ते हैं और अक्सर कैटालिसिस के दौरान ही जुड़ते हैं। द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स। कह रहा कि एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम, बहुत सारे कोएंजाइम के एसेंशियल कंपोनेंट्स विटामिन्स हैं। जैसे समझो, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD एक कोएंजाइम है, इसका पूरा नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और यह है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दोनों ही कोएंजाइम है। इनके अंदर कौन सा विटामिन है? इनके अंदर नियासिन है। कौन सा विटामिन हुआ? B3। कौन सा हुआ नियासिन? B3 होगा। तो बहुत सारे विटामिन्स इन कोएंजाइम्स को बनाते हैं, खास करके बी कॉम्प्लेक्स वाले। तो कोएंजाइम को बनाने के लिए विटामिन चाहिए। देखो, जब भूख नहीं लगती डॉक्टर के पास जाता बच्चा, डॉक्टर उससे विटामिन और मिनरल्स लिखता है। विटामिन मिनरल्स क्यों लिख रहा है? क्योंकि विटामिन होंगे तो कोएंजाइम बनेंगे, कोएंजाइम बनेंगे तो एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे। मिनरल्स यानी मेटल्स होंगे जैसे जिंक वगैरह, तो विटामिन और मिनरल की गोली लिखता है बिकोसुल। विटामिन और मिनरल की गोली लिखा डॉक्टर ने, बच्चे को भूख नहीं लग रहा, बच्चे को भूख नहीं लग रही, विटामिन मिनरल्स की क्यों जरूरी है बॉडी के लिए? अरे विटामिन बनाएंगे कोएंजाइम, क्या बनाएंगे? कोएंजाइम। तो कोएंजाइम जैसे NAD और NADP को कौन सा विटामिन बना रहा है? नियासिन बना रहा है। तो विटामिन कोएंजाइम को बनाएंगे, और कोएंजाइम होंगे तभी एंजाइम एक्टिव होंगे, एंजाइम एक्टिव होंगे बॉडी में काम ठीक से होने लग जाएगा, भूख लगने लगेगी। मिनरल भी लिखते हैं, जिंक वगैरह, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन के साथ मिनरल भी खाओ, विटामिन के साथ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेटल आयंस भी चाहिए होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। मेटल आयंस पे देखो, अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी। बहुत सारे मेटल आयंस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए चाहिए होते हैं। मेटल्स करते क्या हैं? ये है एंजाइम की एक्टिव साइट। मेटल करते क्या हैं? ये एक तरफ से एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ और दूसरी तरफ से सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। पूरे दोनों एनसीईआरटी में एक ही जगह ये शब्द आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये आ सकता है। तो मेटल करते क्या हैं? एक तरफ से एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ और एक तरफ से सबस्ट्रेट के साथ क्या बना रहे हैं? कौन से बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी which form coordination bonds with the side chains at the active site and at the same time from one or more coordination bond with the substrate। इसका सिंपल मतलब हुआ, मेटल्स कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं, एक तरफ से एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ और दूसरी तरफ से सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाते हैं। जिंक कोफैक्टर है किस एंजाइम का? जिंक एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का कोफैक्टर है, मेटालिक कोफैक्टर है, मेटल है। जिंक एक मेटालिक कोफैक्टर है, कौन से एंजाइम के लिए? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, 2024 में आया। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। एंजाइम से अगर कोफैक्टर को हटा लोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी समाप्त हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है अगर कोफैक्टर को हटा दिया जाए। एक सवाल ये आया है, लाइपेज में ईस्टर बॉन्ड है, न्यूक्लियस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, लाइपेज कौन से बॉन्ड को तोड़ रहा है? ईस्टर बॉन्ड को न्यूक्लियस, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं प्रोटीएज, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं अमाइलेज। कौन सा एंजाइम कौन से बॉन्ड को तोड़ता है? ये 2024 में भी आया है। लाइपेज ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड तो फैट में होते हैं, ईस्टर और ईथर बॉन्ड। लाइपेज ईस्टर बॉन्ड को न्यूक्लियस
न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं डीएनए आरएनए के अंदर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को न्यूक्लियस तोड़ते हैं, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड को प्रोटीएज तोड़ते हैं, और शुगर्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ते हैं एमाइलेज।